एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हम लोगों ने किया था 2025 का जियो साइंटिस्ट का पेपर 2024 का क्यों किया था? 2025 का एग्जाम रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 9 फरवरी को, तो हम लोगों ने किया और पाया कि उसमें इन्वायरमेंट और पॉलिटी, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी के काफी अच्छे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए, है ना? सम बेसिक साइंस के भी। और अगर करंट में कुछ, जैसे कल हमने देखा कि ब्लू लाइन के बारे में पूछा था, सो फिर हमने 24 का किया, अब हम 23 का करेंगे। कोशिश करेंगे हम कि यूपीएससी के हर एग्जाम के 5-6 साल के क्वेश्चन करके जाएं, ताकि हमारा कट ऑफ से कम 10 नंबर ऊपर रहे। तो एंड मैंने पेपर देखा तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे फाइनल एग्जाम में गलत होने से बच सकते हैं। डिजर्ट्स आर जनरली लोकेटेड एट, वन मोर थिंग कि जहाँ क्वेश्चन में मैंने ऐसे कट किया है, ये जियो साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डीप साइंस और न्यूमेरिक वगैरह क्वेश्चन है। ओके, तो जो कट लगे हुए क्वेश्चन उनको नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन वी विल डू। तो डिजर्ट्स आर जनरली लोकेटेड एट इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन, अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड, अबाउट 65 डिग्री लैटिट्यूड। और ये मेंस में भी क्वेश्चन आज आया हुआ है। तो डिजर्ट जो है वो जनरली लोकेटेड होते हैं अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, जब आप इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ 30 डिग्री जाते हो तो यहाँ पे होता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जिससे क्या होती है, ड्राई एयर जो होती है वो डिसेंड होती है इस लैटिट्यूड पे, जिससे यहाँ पे एरिड कंडीशन होती है ड्राई एयर की वजह से, और डिजर्ट फॉर्म्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका हो जाएगा सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एडॉप्टेशन इकोलोकेशन टू डिटेक्ट द प्रे। तो इकोलोकेशन एग्जैक्टली होता क्या है कि देखो, बैट्स, डॉल्फिन्स एंड अदर एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्टेड साउंड का यूज करते हैं, और इसे कहते हैं इकोलोकेशन। तो ये अलाउ करता है एनिमल को कि डार्कनेस में हम मूव अराउंड कर सके, घूम सके, ताकि वो नेविगेट कर सके और अपने प्रे को पहचान सके। और कौन कौन से एनिमल करते हैं इकोलोकेशन? डॉल्फिन्स करती है, टूथ वेल करते हैं, एंड बैट। तो जो बैट है आपका, वो कैसे इकोलोकेशन करता है कि बैट जो है लैरिंक्सिस जो होता है वहां पे क्या करते हैं, ये जो चमगादड़ है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको एमिट करते हैं अपने मुंह के द्वारा। फॉर्चुनेटली ये क्या होता है कि ये बहुत हाई पिच्ड होती है ह्यूमंस के लिए कि वो उनको सुन सके, और कुछ जो बैट्स होते हैं वो 140 डेसिबल तक स्क्रीम कर सकते हैं, ठीक। और बैट डिटेक्ट कर सकते हैं 5 मीटर तक। ये जो चमगादड़ है, अगर 5 मीटर तक कोई भी इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा हो तो उसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन यूज करता है? बैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेसिकली देखो, इकोलोकेशन में क्या होता है कि हम जो है सोनार टेक्नोलॉजी का ही इसमें यूज कर रहे हैं, जो एनिमल्स में क्या है कि अपने आप ही फिट है। अब जैसे कि मान लो इन्होंने आवाज लगाई, 5 मीटर तक में ही आवाज लगा सकते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड होगा वो इनको एहसास कराएगा कि रिफ्लेक्टेड साउंड की जो साइज होती है वो एहसास कराती है कि कौन सा इनका प्रे जो है वो सामने है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? रिएक्शन, सेटलमेंट, एक्सेप्टेंस बाय कम्युनिटी मेंबर, क्लेम। ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें हमें लोकेशन में क्रम से रखना था। पहले न्यूडेशन होता है, मैंने बताया था, फिर इन्वेजन होता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर रिएक्शन होता है, एंड देन स्टेबलाइजेशन आता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का ये मतलब होता है कि ओवर द टाइम कोई इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, मान लो है पॉन्ड्स, तो वहां की जो स्पीसीज है वहां पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं ओवर द टाइम में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इसमें पहली प्रोसेस क्या होती है? न्यूडेशन होती है कि एक बेयर एरिया डेवलप होता है ड्यू टू द नेचुरल इवेंट्स या ह्यूमन डिस्टर्बेंस। दूसरा होता है इन्वेजन की अराइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, द अराइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बेयर एरिया। फिर हो जाएगा कंपटीशन एंड कोएक्शन।
इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज। फिर होगा रिएक्शन की मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट होगा बाय द ऑर्गेनिज्म दैट लिव देयर। और ये जो है यही होता है इसका इंपॉर्टेंट स्टेज। और फिर स्टेबलाइज हो जाएंगे सेटलमेंट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बोथ फंगाई एंड बैक्टीरिया अकर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फंगाई और बैक्टीरिया इनको हम किस कहाँ पे रखते हैं। देखो ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है या लेवल होता है, दैट इज द पोजीशन इट ऑक्युपाइज इन अ फूड वेब। जैसे कि इसमें आप ये मान लो कि देखो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे पहला ये हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर होता है पहला ट्रॉफिक लेवल। और प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हो गया प्लांट्स। अब दूसरा कौन सा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे। अब ये प्रोड्यूसर को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब स्वयं से, है ना। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे हर्बीवोर्स। तो अब ये आएंगे जो पेड़ पौधे खाते हैं, टिड्डे, ग्रास होपर्स, और आ गए जो ईट ग्रास खाते हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपका इसमें, फिर इसके ऊपर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका मतलब ये है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ। जैसे कि फ्रॉग, मेढक जो टिड्डे को खा रहा है। और इसके ऊपर आएगा आपका टर्सियरी कंज्यूमर, स्नेक्स, मतलब ऑटोट्रॉप्स। पहले आएगा आपका ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। फिर आएगा हेट्रोट्रॉप्स मतलब हर्बीवर्स। फिर आपका आएगा तो ये डिकम्पोजर हो गया आपका कि ऑटोट्रॉप्स हमने बता दिया, हेट्रोट्रॉप्स बता दिया, फूड वेब बता दिया। डिकम्पोजर होता है आपका जो जो क्या करते हैं आपके कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलते हैं। जैसे फंगाई, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। द अपलिफ्ट मैकेनिज्म दैट टेक प्लेस व्हेन लाइटर वार्म मॉइस्ट एयर मास राइजेज आफ्टर इनकाउंटरिंग अ कोल्डर एंड डेंसर एयर मास, इसे हम कहते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। Which one of the following managed ecosystem has the highest amount of standing crop? देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। देखो स्टैंडिंग क्रॉप अगर एग्जाम में आ जाए तो टोटल बायोमास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी, जहां किसी इन्वायरमेंट में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, उनका अगर हम टोटल बायोमास लेते हैं तो इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब कहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बायोमास होता है, तो पहला कह रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड, ग्रेजिंग लैंड, ह्यूमन हैबिटेशन, फॉरेस्ट प्लांटेशन। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, फॉरेस्ट प्लांटेशन में होगा, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है कि टोटल बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट
जो उस ऑर्गेनिज्म की रहती है, जितने ऑर्गेनिज्म हैं एनवायरनमेंट में, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? फॉरेस्ट में, और इसलिए ये सही होगा। Who among the following was the Viceroy of India in 1905 when the partition of Bengal was announced? इजी क्वेश्चन। कर्जन ने किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरिड आउट किया गया था, एंड जिसमें जो लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज हैं उन्हें लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया से अलग कर दिया गया था, एंड 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन ही थे, लॉर्ड कर्जन। नील दर्पण, देखो नील दर्पण के बारे में क्या कहा गया है? विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, मत आप मार देना। बंकिम चंद्र चटर्जी वो हैं सन्यासी रिवोल्ट वाले हैं। नील दर्पण लिखा गया है दीन बंधु मित्र के द्वारा, और ये लिखा गया है बंगाली लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। Who among the following revolutionaries founded the HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? देखो HSRA के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। पहला, HSRA क्या था? एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो बना था 1920 में, और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम एक रेडिकल चेंज लाएंगे सोसाइटी में। थ्रू द कमिटमेंट टू सोशलिज्म और आर्म्ड रेजिस्टेंस का यूज करके, जिसमें पूरा फोकस रखा गया था यूथ इंगेजमेंट पे, और जो भी रिवोल्यूशनरी लिटरेचर थे उस पे फोकस रखा गया था। नाउ ये कब बना था? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 में चल रहा था, जिसने मोबिलाइज किया कि इंडियन पॉपुलेशन जो है अब मोबिलाइज हो अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। और फिर उसके बाद हुआ आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? इसको स्टॉप किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ताकि ज्यादा ये अब ना हो। उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुई पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में, जहां पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, जिसे बाद में रिनेम किया गया HSRA के द्वारा। HSRA उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1924 में। और ये जो HSRA है वो बना था अक्टूबर 1924 में बाय जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक हम प्लान करेंगे आर्म, मतलब कि अपशस्त्र के साथ अपराइजिंग होगी, ताकि एक हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएट कर सकें। नाउ क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहला है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने खाइबर पास को क्रॉस किया था 326 बीसी में, और इंडिया में इन्वेड किया तब, ठीक है। और कहाँ का ये राजा था? रूलर था मैकेडोनिया, ग्रीस का। उसके बाद क्या है? इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट, और इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट आपका शुरू हुआ 200 बीसी में। फिर कनिष्का, कनिष्का को कहा जाता है कि ही असेंडेड द थ्रोन नियर अबाउट 78 सीई, और कब हुआ था? 321 बीसी में। तो इसमें हो जाएगा आपका, तो पहले बीसी आएगा 202, फिर 4, फिर आएगा 1, और आएगा 3। नहीं, एक सेकंड, बीसी हो जाएगा बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और सी हो जाएगा आफ्टर। तो इसमें क्या आएगा? पहले हम 1 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, 326 से कम 321, फिर आएगा आपका 2, और फिर आएगा 3, ठीक है। डी हो गया इसका। अजंता पेंटिंग डिपिक्ट द स्टोरीज फ्रॉम जातकास। अजंता पेंटिंग डिपिक्ट scenes of court life, procession, men, women at work, festival, etc.
कुछ जातकाज हैं क्या, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जातकाज आर द बुद्धिस्ट लिगेंड जो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट बुद्धास प्रीवियस लाइफ। और अजंता कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो बताती हैं जातकाज के बारे में, सही है। दूसरा, अजंता कोर्ट लाइफ प्रोसेशन मैन एंड वुमेन नेटवर्क, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही होंगे। इसमें भी हो गया आपका दोनों सही। फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ पॉलिटी का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द पंचायत सिस्टम इज करेक्ट। पहला कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनविसेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत, एंड ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, वहां पे 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने ऐड किया है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है, जिसने ऐड किया है पंचायत को, एंड आल्सो एडेड 11 शेड्यूल, जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 29 फंक्शनल आइटम है ऑफ पंचायत के। और इस पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से कहां तक है? आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ए से लेके फिर आर्टिकल 243 ओ तक। और इसमें किसको सेप दिया गया है? आर्टिकल 40 को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है, तो पहला तो सही है। इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। क्या कह रहा है? इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 lakhs। देखो, ये कह रहा है कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बीच में एक इंटरमीडिएट पंचायत होगा जहां पे पॉपुलेशन कितनी रहनी चाहिए? अबव द 20 लाख होनी चाहिए। और 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 जब आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत से, तो उसमें लिखा है कि पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, मतलब 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो ये भी सही है। ऑल द सीट्स इन पंचायत shall be filled by the direct election from territorial constituency in the पंचायत एरिया, और ये भी सही है। और ये क्या है? आर्टिकल 243C। तो इसके तीनों सही होंगे। ठीक है, इसलिए आर्टिकल को भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कुछ बातें जान लो। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी को। ठीक है, और फिर ये आया आपका आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A में, जो प्रोवाइड करता है 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। पहला क्या है? पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और रेस्पेक्ट करना इसके आइडियल की, इसकी इंस्टीट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। तो पहला तो है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, दूसरा क्या है कि फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को, टू चेरिश करना, उसे चेरिश करना है, एंड फॉलो करना नोबल आइडियल्स को दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा ये है कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। पांचवा है आपका कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। और छठवां है आपका टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, तो ये भी है आपका। और प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, ये नहीं कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। तो आंसर कह रहा है क्या नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट।
The President of India is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The elected member of Legislative Assembly of Union Territory of Delhi and Pondicherry take part in the election of President of India. पहले तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पहला देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ इंडियन स्टेट, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है एंड कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेस का। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है जिसमें आपके होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। कहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में? तो आर्टिकल 52 to 68 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है वहीं पे है प्रेसिडेंट के बारे में। नाउ इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या रहता है? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड दिल्ली। और ये होता है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें दोनों सही हैं कि पार्ट लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली। नाउ कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो उसको इंक्वायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें होता है फाइनल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस ग्राउंड पे नहीं चैलेंज किया जा सकता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो पूरा नहीं था, इनकम्प्लीट था। दैट इज, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी थी एमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। और अगर इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट को पाया जाता है वाइड या नल बाय द सुप्रीम कोर्ट तो उसके द्वारा जो किए गए एक्ट हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन वो वैलिड होंगे, दे आर नॉट इनवैलिडेटेड और वो फोर्स में रहेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट बनने की? पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज, और ही शुड बी क्वालिफाइड कि मेंबर ऑफ लोकसभा हो। इसके लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर नहीं, ही शुड बी क्वालिफाइड। और कोई होल्ड ऑफिस ऑफ प्रोफिस नहीं होल्ड करना चाहिए। और अगर देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, पहला कि उसका जो नॉमिनेशन है फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो सब्सक्राइब किया जाना चाहिए एटलीस्ट 5 इलेक्टर एज प्रपोजर और 5 इलेक्टर एज अ सेकेंडर्स। फिर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे 15,000 रुपए की इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट देते हैं अपना CGI के सामने, जहां पे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट स्वीयर्स to faithfully execute the office to preserve, protect and defend the constitution at law। पहली कंडीशन ये है कि he should not be a member of either house of parliament और state legislature। और अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसे अपनी सीट उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट एंटर करती हैं तो उनको खाली करना होता है और अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्हें नहीं होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और वो अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए लीगल लायबिलिटी से इम्यून होते हैं। और प्रेसिडेंट के टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। और अगर जब तक उनके सक्सेसर नहीं आ जाए तो उसके बाद भी वो 5 साल तक रह सकते हैं, री इलेक्शन हो सकता है। हाँ, और प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है तो दे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो देयर इज वन मेथड ओनली, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। ठीक है, और ये कैसा प्रोसीजर है? कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल प्रोसीजर है, जहां पे प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हटाया जाता है। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये टर्म नहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पीचमेंट चार्जेस जो है लगते हैं वो कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, और ये चार्ज साइन होना चाहिए आपका 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस, और 14 दिन की नोटिस दी जानी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इसके बाद अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो गया है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस तो फिर उसको अदर हाउस भेजा जाता है जो फिर चार्ज जिसे इन्वेस्टिगेट करना है। और प्रेसिडेंट को राइट होता है कि वो अपीयर कर सके और रिप्रेजेंट हो ऐसे इन्वेस्टिगेशन में। फिर अदर हाउस भी क्या करेगी? चार्जेस को सस्टेन करेगी और पासिस करेगी रेजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, अब देखो इम्पीचमेंट में कौन पार्ट नहीं लेगा? नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट में, लेकिन चूंकि वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इलेक्टेड मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली
एंड पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट में। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किस प्रेसिडेंट पे इसलिए हम बता रहे हैं सब कुछ, क्योंकि प्रेसिडेंट हर बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी वैसे भी, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब होती है? अगर ऑन द एक्सपायरी ऑफ हर टेन्योर ऑफ 5 years, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, बाय हर रेजिग्नेशन, बाय हर डेथ, अदरवाइज। बस इतना है और नहीं गलत होगा आपका। तो आगे चलते हैं, क्या है, तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, है ना। पहला है कि इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दिल्ली और पांडुचेरी के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्ट लेते हैं। दोनों हो गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टॉप सेंटर स्कीम? देखो, ये जो स्कीम है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी वीमेन हैं जो वायलेंस से प्रभावित हुई हैं, उनको हेल्प करना। तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहला तो इमरजेंसी रिस्पांस मिलेगा, जैसे ही वीमेन अपने इशू लेके आती है तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम कोशिश करेगा वीमेन को बचाने की और रिफरल सर्विसेज देने की। मेडिकल असिस्टेंस देना है, साइको सपोर्ट काउंसलिंग है, लीगल एड और काउंसलिंग है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए है यस, टू सपोर्ट वीमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस यस, to provide specialized services to aggrieved women including victims of acid attack yes, to provide cheaper credit, ये तो नहीं है। ये सब हैं आपके साइंस के। नाउ माइक्रोस्कोपिक ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन ग्रो एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड इन, अभी हमने पढ़ा था फंगाई और बैक्टीरिया के बारे में, अभी हमने पढ़ा था। एक टर्म होता है हाइफी, ये इंडिविजुअल होते हैं थ्रेड लाइक फिलामेंट्स जो बॉडी बनाते हैं फंगस की, और यही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द ह्यूमन सोमैटिक सेल? देखो, सोमैटिक सेल क्या होते हैं आपकी बॉडी में, वो सेल्स स्पर्म और एक सेल को छोड़ के जो सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और इसमें कितने आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर, 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग टू रिप्रोड्यूस? और ये यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन थोड़ा अलग करके। तो बेसिकली ये पूछ क्या रहा है कि इसमें कौन सी हैं जो मैमल हैं और कौन मैमल नहीं है ना। सील जो होता है वो मराइन मैमल होता है, और डॉल्फिन भी मैमल होता है, एंड प्लेटाइपस ये एनिमल है। ये जनरली कहा जाता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैमल जो हैं वो एक्स देते जन्म देते हैं, मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ये जो प्लेटाइपस एक प्रकार का एनिमल, ये एक रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये एग देता है। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विथ अ फॉरेन जीन फ्रॉम, और ये यूपीएससी में भी आया है, बैसिलस थोरिंगजेनेसिस। इन डीप पॉन्ड्स एंड लेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल जोन्स रिसीव द लीस्ट लाइट पेनिट्रेशन? देखो, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी वर्टिकल जोन है जिसमें सबसे कम लाइट पहुंचती है। तो कम लाइट पहुंचने के लिए बिल्कुल जो अंदर वाली होगी, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे जोन्स को बांटे हुए हैं, है ना। तो देखो, जो लिटोरल जोन होता है, जो शोर के पास वाला होता है, बिल्कुल तट के पास का जोन होता है, ये होता है आपका लिटोरल जोन। अगर ये हमारा ऐसे लेक है, तो जो लिटोरल जोन होता है वो क्या होता है? क्लोजेस्ट टू द शोर होता है, और यहाँ पे अ, जो वाटर है वो सैलो है कि यहाँ से सन की लाइट क्या होगी, आराम से आ सकेगी, और प्रोड्यूसर इसमें दोनों होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे और प्लांट्स होंगे। लिम्नेटिक जोन में क्या होगा? जो टॉप लेयर ऑफ द लेक वाटर होता है, जो थोड़ा सा तट से क्या होता है, शोर से दूर होता है, इसमें भी लेक सरफेस का ज्यादा, मतलब लेक का ज्यादा एरिया कवर है, और इसमें भी सनलाइट आ सकती है इजिली अगर पानी साफ है तो।
और फोटोसिंथेसिस होगा उसमें। प्रोफंडल जोन क्या होता है कि जो आपका डीप वाटर जोन हो जाएगा, ठीक है, डीप वाटर जोन हो जाएगा, ये होता है आपका प्रोफंडल जोन, जहां पे कोई भी सनलाइट नहीं जाती है। ये था लिटोरल, लाइट जा रही थी, ये था लिम्नेटिक, ये था सरफेस, और ये है प्रोफंडल जोन जहां पे बिल्कुल लाइट नहीं जा रही है। व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? पहला कह रहा है कि द रेंज ऑफ डिमांड्स एंड कंसिक्वेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ स्पीसीज टू द फ्लक्चुएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये नहीं होता है। रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ स्पीसीज इन कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये भी नहीं होता है। द रेंज ऑफ डिमांड ऑफ स्पीसीज इन कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, नहीं। देखो, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का ये मतलब होता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के रेंज में कोई स्पीसीज परसिस्ट कर सकती है और एक वाइबल पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गया, सॉइल कंपोजिशन हो गया, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इसी रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहा है और इसे कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ठीक। विच Which one of the following organism can live both in the air और water? इसका मतलब क्या है? जल थल दोनों में रहने वाले। देखो, जीरो कोल क्या होते हैं? जीरो कोल वो एनिमल्स होते हैं दैट आर एडॉप्टेड टू लिव इन डिजर्ट, जो यहाँ रह सकते हैं, डिजर्ट्स में रह सकते हैं। अब आपका आता है मीजोकोल। मीजोकोल या मीजोफाइट्स में वो प्लांट आते हैं या ऑर्गेनिज्म जो अंडर, जहां पे वाटर कहाँ कहाँ पे रहे, मतलब वाटर जो है प्लेंटी मात्रा में रहे। देखो, मीजोकोल क्या होता है आपका कि प्लांट्स अगर उस एरिया में रह रहे हैं जहां पे वाटर अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में, तो उन्हें हम कहते हैं मीजोफाइट्स। और अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल इसमें रहते हैं, ये एनिमल के लिए हो गया, और फाइट हो गया अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वहां पे रह रहे हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल रह रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मीजोकोल हो जाएगा, और अगर प्लांट रह रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मीजोफाइट। इसमें कह रहा है कि कौन से जो हैं वो जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो देखो, जो जिनकी अडॉप्टेबिलिटी होगी डिजर्ट में रहने की, वो रह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा जीरो कोल। नाउ अब क्या है, व्हाट इज अ डफ? जो पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर होता है उसे ही कहते हैं डफ। मतलब फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, डेट्रिटस, डफ, ये सब एक ही होते हैं। नाउ व्हाट इज पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म? पहला है इसमें पायरोफाइलस ऑर्गेनिज्म। पायरो मतलब होता है जहां लगा होता है पायरोमीटर, आग नापने का काम। फ्रेश ग्रास ग्रोइंग आफ्टर ग्राउंड फायर, नो। देखो, पायरोफ्लाइस ऑर्गेनिज्म होते हैं कि बर्न टेराइन में जो फंगाई ग्रो करते हैं जलने के बाद, वो होते हैं पायरोफाइलस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। Which one among the following state of India experienced the highest fall in population growth rate during 2001 से 2011 in relation to previous decade? ये है आपका एनसीईआरटी का। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र है कि कौन से स्टेट ने एक्सपीरियंस किया है हाईएस्ट फॉल इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है। विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली ऑफ ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैज मोन, खेमेर एंड मुंडा एज इट्स टू मेन ब्रांचेस, ये सही है। मोन खेमेर लैंग्वेज स्पीकर्स आर फाउंड इन टू नॉन कंटिगुअस एरियाज ऑफ मेघालय एंड निकोबार, ये भी सही है। खासी लैंग्वेज ऑफ मेघालय बिलोंग टू मोन खेमेर ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रिक फैमिली, ये भी सही है। हमें ये ढूंढना है कि क्या करेक्ट नहीं है। तो मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इज स्पोकन ओनली बाय मुंडा ट्राइब, नो, इट इज स्पोकन बाय, बांग्लादेश में भी कुछ रहते हैं, इंडिया नेपाल में भी रहते हैं, तो ये वाला
इनकरेक्ट है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। वन मोर थिंग यार, ना इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो इसको अभी करेक्ट करेंगे, फिर मैं बताऊंगी, इसको अभी आप छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फार्मिंग इन इंडिया इज करेक्ट? तो किस किस फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है? ड्राई लैंड फार्मिंग, वेट लैंड फार्मिंग। तो देखो, ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ पे होता है? इसमें ये कह रहा है कि ड्राई लैंड फार्मिंग उस रीजन्स में होता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर हो। नहीं, जहाँ पे जो आपका एनुअल रेनफॉर्म है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। ड्राई फार्मिंग होता है आपका एरिड रीजन ऑफ द कंट्री में। दूसरा कह रहा है कि जो वेटलैंड फार्मिंग है, दे आर ऑफन सस्पेक्टेबल टू फ्लड एंड सॉइल इरोजन हजार्ड। तो ये भी सही है, इसका बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लगून? पुलिकट, कोलेरू, गोहना, डोपरबिल। देखो, लगून क्या होता है? लगून इज अ सैलो बॉडी ऑफ वाटर जो सेपरेटेड है फ्रॉम द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर से बाई किसी नेचुरल बैरियर के माध्यम से। पुलिकट जो है वो ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया में, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाई द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाई द स्टेशन ऑपरेटेड बाई सेंट्रल वाटर कमीशन? और इसमें है आपका वाटर लेवल, सिल्ट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर डिस्चार्ज। तो इसका आंसर होगा आपका वाटर कंजर्वेशन। नाउ, साइंस का हम छोड़ते चल रहे हैं और अब आ गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? इजी है। सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका आएगा मीजोस्फेयर, फिर आएगा थर्मोस्फेयर और फिर आ जाएगा आपका आयनोस्फेयर। देखो, इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन इज नॉट डॉर्मेंसी? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, साइक्लोमॉर्फोसिस। देखो, इसमें से साइक्लोमॉर्फोसिस जो है वो डॉर्मेंसी नहीं है। साइक्लोमॉर्फोसिस का ये मतलब होता है कि अगर साइक्लिक या सीजिकल चेंज आ रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में अक्रॉस द जनरेशन, तो ये होता है साइक्लोमॉर्फोसिस। और ये सब क्या है? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपॉज, ये हैं डॉर्मेंसी के एग्जांपल, और ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। देखो, हाइबरनेशन आपका क्या होता है? ये होता है विंटर स्लीप। और एस्टिवेशन क्या होता है? ये होता है आपका समर स्लीप। और डायपॉज का मतलब, अगर देखो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है, तो अगर हम डिले कर दे डेवलपमेंट में, तो इसे क्या कहते हैं? डायपॉज कहते हैं। और ये सब एडॉप्टेशन के एक फीचर हैं जिसे डॉर्मेंसी में यूज किया जाता है। साइक्लोमॉर्फोसिस जो है वो अलग प्रोसेस है। व्हाट इज सर्काडियन रिदम? डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू लाइट कंडीशन, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिप with changing light direction, annual response of living organism to light condition, daily response of animals। नहीं, इसका होगा सी। what is bioenergetic approach in modern ecology? पहला कह रहा है कि स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज and differences in food relationship among the living organism and various forms of energy supporting their life। एंड दूसरा है स्टडी ऑफ एनर्जी रिटेंशन बाय इकोसिस्टम अंडर थ्रेट। तीसरा है स्टडी ऑफ एनर्जी लॉस बाय इकोसिस्टम अंडर थ्रेट। चौथा है स्टडी ऑफ एनर्जी इन डीप ओशियंस ड्यूरिंग द साइक्लोन बिल्डअप। और बायो एनर्जी जो होता है वो होता है आपका स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फूड रिलेशनशिप एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सपोर्टिंग देयर लाइफ। ए हो जाएगा इसका। Which one of the following is defined as a natural biological unit tied together by sharing of a common gene pool? पहला है इसमें वेजिटेशन,
इसमें से कौन सा है नेचुरल बायोलॉजिकल यूनिट जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं बाय शेयरिंग ऑफ अ कॉमन जीन पूल? वेजिटेशन नो, फ्लोरा नो, फोना नो, स्पीसीज, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कल हम लोगों ने पेपर किया था तो भी था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में कौन कौन से थे आपके? इसमें कह रहा है कि देखो, इसमें कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल कौन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इट इज आस्किंग कि रिन्यूएबल कौन है। तो सनलाइट होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। द टिपिकल नागर स्टाइल शिखर इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल? तो टिपिकल नागर स्टाइल में पहला कह रहा है बृहदेश्वर टेम्पल थंजवुर, दशावतार टेम्पल देवगढ़, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। तो देखो अ, ये दशावतार टेम्पल जो है आपका देवगढ़ ललितपुर यूपी में, ये है नागर स्टाइल में। इसका मतलब ये है कि इसमें जो गर्भगृह होता है सैंक्टम, उसके ऊपर क्या होता है? शिखर होता है। ठीक है, और ये शिखर ही है नागर स्टाइल की पहचान। और इसमें गोपुरम इसका प्रोमिनेंट फीचर नहीं होता जो और में हम पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सेंटर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स? तो पता होगा आपको बालाकोट जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और वो जाना जाता है सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग बैंगल बीड्स एंड ऑर्नामेंट के लिए। नाउ हु एमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू डेसिफर द अशोका इंस्क्रिप्शन? ये 2018 में भी यूपीएससी में पूछा है। जेम्स प्रिंसेप। द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? और महानवमी डिब्बा जो है ये सिचुएटेड है आपका कहाँ पे? हम्पी, जिसे हम दशहरा डिब्बा भी कहते हैं, जो 9 डेज नवमी के लिए फेमस था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द, हो गया। अब अरेंज करना है फॉलोइंग इवेंट्स। पानीपत का तीसरा युद्ध, नादिर शाह का इन्वेजन, वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट एंड बंगाल ट्रांसफर्ड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, दुरानी और मराठा के बीच में। एंड इन्वेजन ऑफ नादिर शाह हुआ था 1739 में। इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग 1787 में ये हुआ था। इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग चला था 1787 से 1795 के बीच में। एंड दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी जब मुगल एम्परर ने ग्रांट किया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। ठीक है, नादिर शाह का इन्वेजन हुआ 1739 में। पहले होगा 2, फिर होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1 1761, फिर हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग आएंगे 2143। ये होगा ना। चलो, व्हाट इज द यूज ऑफ हेवी वाटर? देखो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो हैवी वाटर का, चूंकि आपको पता होगा जब रेडियो एक्टिविटी की क्रिया होती है तो जो न्यूट्रॉन्स की गति होती है वो बहुत तेज होती है, और हैवी वाटर का यूज होता है एज अ मॉडरेटर इन सम रिएक्टर्स में। फ्यूल नहीं। इट इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर? नो, इट इज यूज्ड इन द वाटर सॉफ्टनिंग। इसका मॉडरेटर की तरह यूज होता है। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। डी का मतलब होता है ड्यूटीरियम। एंड ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जननी सुरक्षा योजना। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2024 में भी पूछा गया था ना। देखो जननी सुरक्षा योजना क्या है? एक मदरहुड इंटरवेंशन है। किसके अंतर्गत है ये? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं वो, ये 2023 में शायद पूछा गया था, इन्वॉल्व होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस करना मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, और प्रमोट करना किस चीज को? सेफर डिलीवरीज को एमंग द एमंग जो पुअर प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है। और कैश इंसेंटिव देना प्रेग्नेंट वीमेन को ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज देना सिक इन्फेंट्स को। तो इसका दोनों सही है। नाउ जन शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा गया है।
देखो, जन शिक्षण संस्थान जो है एक स्कीम चलाई गई थी। पहले इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ। ठीक है, एक क्रिएशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे चलाया गया था। श्रमिक विद्यापीठ इसका नाम है, जिसे चलाया गया था 1967 में थ्रू द एनजीओ के द्वारा, और स्कीम को फिर बाद में 2000 के आसपास जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया। और पहले ये था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया गया 2018 में। जन शिक्षण संस्थान जो है 100% ग्रांट पाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये एक सोसाइटी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। भी अभी इस समय मैं देख रही हूँ बंद हो गया। बीच में मेरी काफी दोस्त थी जिन्होंने सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखी थी और अच्छा चल रहा था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नॉन फॉर्मल मोड में, जो भी नॉन लिटरेट नियो लिटरेट पर्सन है, अप टू 8 या स्कूल ड्रॉप आउट है अप टू 12th स्टैंडर्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 45 ईयर, उनको जो है हम वोकेशनल स्किल देंगे। और इसमें वीमेन भी हैं, एससी एसटी भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं, और अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। तो इट एम्स टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल टू नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट एंड पर्सन विथ रुडिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। सही है। इट इज मींट फॉर वोकेशनल एजुकेशन फॉर वीमेन ओनली, नहीं ये तो नहीं है ना। और कह रहा नॉट करेक्ट, तो आंसर कौन सा हुआ, ये होगा। एंड इट वर्क एट द डोर स्टेज ऑफ बेनिफिशियरी, ये भी सही है। इट रिसीव ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट, हाँ अभी बताया ना कि 100% फंडेड है ये। तो इसमें कह रहा है फॉर वीमेन नहीं, बी। नाउ अकॉर्डिंग टू एनएमपीआई, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जिसे नीति आयोग पब्लिश करता है, द एजुकेशन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरामीटर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उसमें एजुकेशनल डायमेंशन को स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और लिटरेसी रेट रीजन किन किन से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, इसमें हेल्थ का 1/3 रेशियो रहता है, और एजुकेशन का 1/3 रहता है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का 1/3 रहता है ना। 1/3 तीनों रहते हैं। हेल्थ को किससे किससे मेजर किया जाता है, मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, and of course child and adolescent mortality। एजुकेशन में होता है ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, एजुकेशन में केवल ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस होता है। और ऑप्शन में क्या है, लिटरेसी रेट, ये नहीं होता है, बी होगा। तीसरा काट दो, 1 एंड 2। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका आएगा कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन। अगर आ गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या होते हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, बैंक अकाउंट्स। अब 6, तो इसका हो जाएगा आपका 1 एंड 2। व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्न जो अध्यायवार होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्चुअल आईएएस लेके आए हैं नज 100। नज 100 में आपको टॉपिक वाइज 100 पेपर्स मिलते हैं जो कि प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 6000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। पूरे 100 पेपर होंगे, जिसमें कई पेपर होंगे जिनमें पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी सभी में 50 प्रश्न होंगे। टॉपिक वाइज है, आपका कोई भी एरिया छूटेगा नहीं। गहराई से आपकी तैयारी होगी। जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है दैट इज इवन सुपीरियर टू यूपीएससी लेवल। तो आप लोग यूपीएससी प्री में अगर अपना समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना चाहते और पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए नज 100। बैंक ऑफ क्रेडिट एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला है कि एबीसी इनेबल्स करता है क्रेडिट awarded to the student for one program from a recognized higher education institution to be transferred or redeemed by another higher education institution. Second is it is the bank account of student for direct transfer of scholarship. तीसरा है कि it is newly created institution for providing credit to academic institution for building infrastructure.
चौथा है कि इट इज एन ऑटोनॉमस बैंकिंग सिस्टम विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर एनईपी 2020। सी एबीसी जो है, एबीसी का फुल फॉर्म है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और ये जो है ये इनेबल करता है कि एक देखो ये एक प्रकार का सेंट्रल रिपोजिटरी है। इसका मतलब ये है कि ये इनेबल करेगा कि स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा अर्न की गई क्रेडिट हो, जिसके माध्यम से क्या है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें इनरोल होंगे, और इसके अंतर्गत स्टूडेंट क्या है वो चूज कर सकते हैं कि स्टडी कर सकते हैं वन कोर्स इन अ ईयर इन वन इंस्टीट्यूशन, और फिर वो स्विच कर सकते हैं अनदर कोर्स ओवर द नेक्स्ट ईयर, और इसका ये सही है, ठीक है। और सेंटर ने जो है जितने भी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे उनकी कोई रैंकिंग है या नहीं, अंडर द इसके एम्बिट लाया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशन और मल्टीपल एंट्री के बीच में क्या कर सके, स्विच कर सके। अब तो ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, एक क्रेडिट मेंटेन करेंगे, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट जो है वो वन कोर्स इन ईयर करेगा और फिर स्विच कर जाएगा अनदर इन द नेक्स्ट ईयर में, ठीक। और ये क्या है, एनईपी के अंतर्गत ये मैंडेटरी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने टाइम के अनुसार और अपने चॉइस के अनुसार एक टाइम डिसाइड करके इनेबल करें इसको, ठीक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था ए। नाउ तो विच ऑफ द, ये तो इजी है कि एक्सरे के बारे में क्या नहीं सही है, तो इसमें क्या नहीं सही है, पहला है कि एक्सरेज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक्सरेज आर ट्रांसवर्स वेव, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरे डोंट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वर्सेस ट्रांसवर्स, देखो अगर जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, अगर पार्टिकल जो हैं वो आपके मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव है। और अगर पार्टिकल जो है वो आपके मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड ये आपके होंगे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल, और एक्सरे क्या है, एक्सरे जो है वो आपका ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। जितने भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और एक्सरे जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी सही है। एक्सरे डोंट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ये भी सही है। एक्सरेज और लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्सल है, तो क्या गलत है, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब which one of the following would be a suitable plant to test that chlorophyll is necessary for photosynthesis? तो पहला है इसमें लेडी प्ले माउथ, कैक्टस, कस्कटा एंड ओलियंडर। एंड द क्वेश्चन इज which one of the following would be a suitable plant to test that chlorophyll necessary है for photosynthesis के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देखो कैस्कटा जिसको डोडर भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये एक हेलो पैरासिटिक प्लांट है जो अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है, और जिसमें मेनली स्टेम टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कैस्कटा, इट कांट मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बिकॉज कैस्कटा में क्या होता है, रूट सिस्टम ही नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही लो लेवल ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये इसकी जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल स्केलिंग होती हैं, स्केल टाइप में, ठीक है। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करता है, क्योंकि क्लोरोफिल का होना जरूरी है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्कटा। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको क्यों काट दिया था। क्वाड्रेट इज जनरली यूज टू इनुमरेट द नंबर ऑफ, तो बेसिकली क्वाड्रेट का यूज किया जाता है प्लांट की डेंसिटी को यूज करने के, प्लांट की डेंसिटी को देखने के लिए। एथलीट फुट इज ए स्किन डिसीज कॉज्ड बाय, देखो एथलीट फुट क्या होता है, ये एक प्रकार का फंगल
स्किन इन्फेक्शन होता है जो 2 घुटनों के बीच में शुरू होता है। ठीक है? जब आपका मतलब सफाई से पैर और नहीं धुलो तो ये हो जाता है, फंगस के कारण। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट क्या होता है कि फॉल्स फ्रूट को एक्सेसरी फ्रूट भी कहते हैं। तो अगर कोई भी फ्रूट वो फ्रूट होता है ये फॉल्स फ्रूट जिसमें जो टिश्यू होते हैं वो ओवेरी के अलावा और फ्रूट के और उस पौधे के भाग से आते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्लेश जो है फ्रूट का वो केवल फ्लोरल ओवेरी से ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके जो एडजेकेंट टिश्यूज रहेंगे वहां से भी उत्पन्न होता है। और एप्पल जो है आपका वो फॉल्स फ्रूट है। देखो अगर आप 2015-16 का डेटा लोगे तो राजस्थान का सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन था और फॉलोड बाय गुजरात एंड आसाम। लेकिन अब जो है वो आसाम जो है वो हाईएस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और राजस्थान का शेयर कितना है? 23.29%। इसमें देखो आसाम नहीं होगा, ये टॉप पे है राजस्थान जिसका 23.9% है, उसके बाद है गुजरात, फिर है आसाम। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया इसमें राजस्थान होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर वैली इज करेक्ट? पहला है कि कुल्लू वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक वैली, कांगड़ा वैली इज अ ट्रांसवर्स वैली एंड नर्मदा फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली तो आपको पता ही होगा रिफ्ट वैली क्या होती है, ये सही है, नर्मदा जो है रिफ्ट वैली में बहती है। एंड स्ट्राइक वैली क्या होती है कि जो वैली पैरेलल होती है, रॉक के पैरेलल में जो होती है वैली, वो होती है स्ट्राइक वैली। ठीक है, और ट्रांसवर्स वैली क्या होती है? जो रिज को काटते हुए जाती है, वो होती है आपकी ट्रांसवर्स वैली। तो देखो कुल्लू वैली जो है वो एग्जाम्पल है आपका ट्रांसवर्स वैली का। क्योंकि जो 20 रिवर है निकलती है रोहतांग पास से, ये मनाली और कुल्लू के बीच में बहते हुए निकलती जाती है और फॉर्म करती है क्या? कुल्लू वैली। ठीक है, और कांगड़ा वैली क्या है आपकी? ये स्ट्राइक वैली है, ये उल्टा करके दिया है। तो 1-2 गलत है आपका और 3 सही है। कुमाऊं हिमालयाज लाइज बिटवीन है आप देखो कैसे बांटा जाता है हिमालयाज को। नेपाल हिमालयाज, जो हिमालय का वो पार्ट जो काली और तिस्ता के बीच में पड़ता है, ये होता है आपका नेपाल हिमालयाज। फिर तिस्ता से लेके दिहांग के बीच में जो होता है वो होता है आपका आसाम हिमालयाज। और जो इंडस से लेके सतलज के बीच में होता है वो होता है आपका पंजाब हिमालयाज। और फिर जो सतलज से काली के बीच में होता है वो होता है आपका कुमाऊं हिमालयाज, सतलज से काली के बीच में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट पार्ट ऑफ पीर प्रांजल रेंज? तो इसमें से कौन सा जो है पीर प्रांजल रेंज का पार्ट नहीं है? उर्दोग, सोनापानी, बारासिगरी, कांगरी। तो उर्दोग ग्लेशियर जो है वो ईस्टर्न काराकोरम का पार्ट है। ठीक है, चाइना में है ये। नाउ लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड बाय द ग्रेट अंडमान बाई। पहला है 10 डिग्री चैनल, तो अगर आप मैप में देखोगे तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड और निकोबार को अलग करता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दूसरा है होम्फ्रे स्ट्रेट। होम्फ्रे स्ट्रेट ये मैप जो है टेलीग्राम चैनल में हम शेयर कर देंगे। अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे तो होम्फ्रे स्ट्रेट जो है वो मिडिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट कर रहा है। और डंकन पैसेज जो है वो सेपरेट करता है आपको लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से। और
ईस्टर्न स्टेट जो है ये नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है मिडिल अंडमान से। ठीक है, ये मैप मिल जाएगा आपको चैनल पे। Which one of the following is international convention agreement specifying the commitment of different countries to mitigate the climate change? ऑप्शन में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, बाली एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट होगा इसका। 12 दिसंबर 2015 में हुआ था, जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि हर एक नेशन जो है आएंगे साथ में कम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बारे में और हम ज्यादा बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। नाउ इसमें से पूछ रहा है कौन सा ड्रूप है। तो देखो, ड्रूप का मतलब ये होता है कि जिसमें यूजुअली क्या होता है, सिंगल सीड होता है। ऐसा फ्लैशी फ्रूट जिसमें यूजुअली सिंगल सीड होता है, इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल फ्लावर के सिंगल ओवेरी से बना हुआ है। और इसमें आपका आता है कोकोनट होता है, चेरीज होते हैं, डेट्स होता है, एप्रिकॉट्स होता है, कॉफी, आलमंड। ठीक है, नाउ पूछ रहा है कि इसमें देखो, अजोला को डकवीड भी कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि अजोला इज यूज्ड एज एन पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, आर्सेनिक इंडिकेटर, एंटीसेप्टिक। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आ चुका है। तो बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है टू इनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट क्वालिटी, और अजोला का यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर किया जाता है बिकॉज इसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसलिए इसका एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। Which one of the following algae is not known identified partner to form lichen? तो लाइकेन्स आपके होते क्या हैं? ऐसे लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होता है दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म, फंगस और अलगाई का। तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें कौन सी अलगाई ऐसी है जो एक आइडेंटिफाइड पार्टनर नहीं फॉर्म कर पाती है लाइकेन बनाने के लिए। तो इसमें देखो, ये तीनों फॉर्म करते हैं और वायोचूरिया नहीं होता है। Which one of the following is secondary metabolite produced by some plants? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल या प्लांट, जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें जो है आपका टर्पेंडाइस ये होगा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फिनोलॉजी, फिनोलॉजी का मतलब होता है कि बेसिकली प्लांट के अगर इसमें देखें तो मतलब प्लांट के लाइफ साइकिल इवेंट्स, उसकी फ्लावरिंग, लीफिंग, फ्रूटिंग कब हो रही है, इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पीरियोडिकल फिनोमिना ऑफ प्लांट सच एज टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन रिलेशन टू द क्लाइमेट। अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे, साइंस के कुछ क्वेश्चन आ गए थे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू स्विफ्ट इज करेक्ट। और यूपीएससी प्री 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। पहला है इसमें, इट इज अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली फॉर क्विक एंड faultless exchange of information pertaining to financial transaction। ये भी सही है। दूसरा, ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और ये भी सही है। तो इसका दोनों सही होगा। नाउ, which of the following statement in relating to SEC state election commissioner is correct। पहला है कि he is appointed by election commission of India। दूसरा है कि state election commissioner can be removed only in the same manner as judge of high court। तो देखो, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू, इसमें देख लो, पहला ये है कि अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन, तो ये गलत होगा क्योंकि ये जो है इसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। और दूसरा क्या है कि
दे कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर एज जज ऑफ हाई कोर्ट, तो ये भी सही है। ठीक है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही, तो केवल 2 होगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज नॉट करेक्ट। पहला है कि हर एक पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। दूसरा है कि पंचायत कैन बी डिजॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लॉ। तीसरा है इलेक्शन ऑफ पंचायत मस्ट टेक प्लेस विद इन 6 मंथ ऑफ डिजोल्यूशन। एंड फोर्थ है कि पंचायत reconstituted after premature dissolution shall continue only for a remainder of the period। तो इसमें देखो, पंचायत यहाँ 5 ईयर को इसने 6 ईयर कर दिया है। बाकी तो सही है कि कोई भी पंचायत जो है वो अपने टर्म से पहले डिजॉल्व की जा सकती है, और डिजोल्यूशन के बाद जो है उस विद इन 6 मंथ दूसरी पंचायत बनी जानी चाहिए, और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत होगी जितना टाइम बचा होगा केवल उतनी ही पीरियड के लिए रहती है। तो नॉट करेक्ट में इसका ए हो जाएगा। नाउ, which of the following phrases was not incorporated into the preamble to Constitution of India by 42nd Amendment Act? तो सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी को डाला गया था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है ये नहीं आया है। ठीक है, इसका होगा डी। Which one of the following statement with regard to Attorney General of India as per Article 76 of Constitution of India is not correct? पहला क्या है कि Attorney General is appointed by Chief Justice of India। दूसरा है कि person who is qualified to be appointed as Judge of Supreme Court of India is appointed as Attorney General। And third is, in the performance of her duties, Attorney General shall have the right of audience in all the courts in territory of India। फोर्थ है कि अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इजी है, इसमें आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसमें कह रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड हेल्ड द फर्स्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके लगा देना है, मणिपुर पे ट्रिक। ठीक है, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 के बीच में, और मणिपुर पहला पार्ट था इंडिया का जिन्होंने इलेक्शन करवाया बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ चलो, ये नीति आयोग की जो रिसेंटली रिपोर्ट आएगी वो पढ़ना है। नाउ, इंफ्रासोनिक साउंड्स हैव फ्रीक्वेंसीज। 20 हर्ट्ज के नीचे की जो साउंड होती है उनके लिए यूज किया जाता है टर्म इंफ्रासाउंड। नाउ, और अल्ट्रासोनिक जो होते हैं वो 20 के एच जेड से ज्यादा होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक होते हैं। ठीक ना, साइंस के क्वेश्चन हटाते जाओ इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो पहला है ऑप्शन में आपका कि हरंगी रिवर। हरंगी रिवर जो है वो आपकी ट्राइब्यूटरी किसकी है? कावेरी की। और सेकंड है आपका हिरन, और हिरन आपकी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। और पूर्णा रिवर जो है वो आपकी ट्राइब्यूटरी है तापी रिवर की। मुनेरू है कृष्णा रिवर की। Which of the following statement about breaks in the south-west monsoon are correct? पहला है कि नदन इंडिया में rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon trough. And second है कि in the west coast the dry spells occur when winds blow parallel to the coast. पहला इसमें है कि नदन इंडिया में रेन्स नहीं होंगी जब रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट फ्रिक्वेंट, तो ये सही है। दूसरा ये कह रहा है कि इन द वेस्ट कोस्ट द ड्राई स्पेल अकर्स व्हेन द विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट, और ये भी सही है। ठीक है, इसका दोनों सही है, और ये टॉपिक है आपका ब्रेक इन मानसून।
Now, according to Solid Waste Management Rule 2016, the responsibility of waste generator has been fixed for segregation of waste in which of the following streams? तो 3 प्रकार के रखे होते हैं डब्बे, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होते हैं। और इसको बांटा गया है कैसे? वेट, मतलब वेट में होगा आपका बायोडिग्रेडेबल, ड्राई में होगा आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। 3 प्रकार में रखे जाएंगे, ठीक है? वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक्ड? तो पराग्वे जो है वो साउथ अमेरिका में है, आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है पराग्वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रेवाइंस? सबसे ज्यादा जो रेवाइंस है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर बिहार में है। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू, ये करंट का क्वेश्चन है नाउ, फ्रीडी, एल्टन, ओबन, सियाया, आशा, तिबलिसी, सासा एंड सवाना आर द नेम्स ऑफ। ये सब किसके नाम है? चीता के नाम है, नामीबिया से जो चीता लाए गए थे उनके नाम है। हु एमंग द फॉलोइंग, ये 2022 का करंट है नाउ। थुंडी बीच और कदमत बीच रिसेंटली न्यूज में था। लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस, ब्लू बीच का इको लेबल दिया गया था टू द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, और ये कहाँ है? थुंडी और कदमत बीच लक्षद्वीप में है। इस समय ये न्यूज में बहुत था। नाउ ये करंट का है, हटा दो। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, वन ऑफ द रिसेंट लार्ज स्केल एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ मीथेन गैस इनटू द ओशियन अकर्ड इन। ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन भी यूज में था, नॉर्थ स्ट्रीम इसका आंसर है। द एरिया अंडर मिलेट कल्टीवेशन इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा अफ्रीका में है 60% के पास, उसके बाद है एशियन कंट्रीज में। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये कल वाले पेपर में भी आया था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर दिलीप महालनबीश, ठीक है, जिन्हें क्रेडिट किया जाता है फॉर ORS। According to scientists, which one of the following is only known animal except for the humans capable of telling the difference between the odd and even number? डाउन टू अर्थ में ये आया था हनी बी, और उस समय जो है हनी बी एक और वजह से न्यूज में आया था। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 हो गया। ये करंट तब का है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग लगाएंगे 25 का पेपर हो गया है, 24 का हो गया है, 23 का हो गया है, और अब हम लोग 2022 का पेपर लगाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पेपर सिविल सर्विसेज के लिए आपको टेस्ट सीरीज करनी है, अगर आपको ऐसा ही पेपर सॉल्व करना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, और जिसमें आपको 100 पेपर मिलेंगे और नंबर आपको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग 22 का पेपर अब शुरू करेंगे। इसको आप 23, 24, 25 अच्छे से लगा लीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स की जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 100 पेपर हैं, जिसमें 6000 क्वेश्चन हैं, जिससे 2022 में पूरे 62 क्वेश्चंस आए, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरे 57 क्वेश्चंस आए, एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में 67 क्वेश्चंस आए। आप ऐसे टेस्ट सीरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रीलिम्स फेल हुआ तो साल खराब होगा। इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो ज्वाइन करो नज 100। पूरे 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, और बहुत ही सुपीरियर फाइन टच एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।